हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि पीसीएस में। मैं केवल आपके सामने अपने उज्जवल भविष्य के लिए बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं या छात्र हैं जो हमेशा उनके मन में एक कश्मकश बनी रहती है कि किस परीक्षा का वह चुनाव करें अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए। आखिर वह कौन सी परीक्षा है जिसको वो प्राथमिकता दें, जिसके लिए वह अपना तैयारी को आगे बढ़ाएं। इस क्रम में हम हमेशा देखते हैं कि जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं वह स्टेट पीसीएस की परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा सफल होते रहे हैं, जिसकी एक मुख्य वजह रही है कि जो राज्य स्तर की जो पीएससी की परीक्षाएं होती हैं उनका पाठ्यक्रम, प्रकृति या तो उसकी जो प्रक्रिया है वह सभी काफ़ी हद तक यूपीएससी के पाठ्यक्रम, प्रकृति एवं प्रक्रिया से मिलती है। अगर हम इस चीज़ पर ध्यान दें कि चूंकि दोनों में एक खास किस्म की समानता है, काफ़ी हद तक समानता है, तो राज्य स्तर की बात करें तो राज्य स्तर में सबसे बढ़िया विकल्प जो निकल के सामने आता है वह पीएससी यानी कि पीसीएस की परीक्षा का विकल्प सामने आता है। तो फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पीएससी की परीक्षा का नाम है सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस परीक्षा, और यह परीक्षा आयोजित कराई जाती है यूपी पीएससी के द्वारा यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन। और परीक्षा का नाम क्या है? पीसीएस यानी कि प्रोविंशियल सिविल सर्विस। यह परीक्षा इसलिए भी अच्छी है, एक तरफ तो जहां यह देखने को मिला है कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो छात्र छात्राएं हैं काफी हद तक इस समानता की वजह से, पाठ्यक्रम और प्रक्रिया और प्रकृति की समानता की वजह से इधर तो उनका ध्यान जाता ही है राज्य विशेष की परीक्षा में, राज्य स्तरीय परीक्षा में। साथ ही जो राज्य स्तर की जो परीक्षाएं वो की तैयारी कर रहे होते हैं तो उनको एक कॉन्फिडेंट भी मिलता है कि वह यूपीएससी की परीक्षा के लिए भी आगे अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं आने वाले समय में। यहां तक कि यह भी देखा गया है कि कभी कभी ऐसा हुआ है कि जो एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र हैं, जब वह इस सिलेबस को देखते हैं, इस परीक्षा को देखते हैं, और जब उन्हें लगता है कि लगभग बहुत सारी जैसे सामान्य अध्ययन की चीज़ें हैं, जैसे प्रीलिम्स के स्तर पे बात करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लगभग जो उन्हें भी पढ़नी है और एक दिवसीय परीक्षाएं जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उन्हें भी पढ़नी है, तो इसलिए उनका भी इंटरेस्ट आता है इस परीक्षा को लेकर के। और अमूमन ऐसे विद्यार्थी जो एक दिवसीय परीक्षाओं जैसे कांस्टेबल या पुलिस की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और जब उन्होंने इस परीक्षा पर ध्यान दिया, इस परीक्षा की मांग को समझा, तो उस मांग को समझकर एक रणनीति बनाई। उस रणनीति के तहत जब उन्होंने तैयारी की तो उनका राज्य स्तर की यह पीएससी की परीक्षा यानी कि पीसीएस की परीक्षा में सिलेक्शन भी हुआ और उन्होंने बढ़िया जो एक विकल्प के रूप में जिसे चुना था उसमें बढ़िया पद भी हासिल किया, जैसे कि डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम का पद हो गया, या तो डीएसपी का पद हो गया, चाहे तो नायब तहसीलदार का पद आप ले लीजिए। ये एक ऐसे पद हैं जो एक सम्मान भी दिलाते हैं और आपको बेहतरीन कार्य करने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराते हैं। तो अब बात करते हैं, आज हमारी जो टॉपिक है वह है यूपीपीएससी की जो प्रीलिम्स की परीक्षा है उसके संदर्भ में है कि प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए क्या रणनीति हो। उसकी रणनीति के लिए जरूरी है कि हम पाठ्यक्रम को समझें, उस प्रक्रिया को समझें और उस परीक्षा की प्रकृति को समझें। तो इस सब का ध्यान रखते हुए आपको, जैसा कि मैंने बताया था कि डिप्टी कलेक्टर की यहाँ पोस्ट है, पुलिस उपाधीक्षक की पोस्ट है, खंड विकास अधिकारी यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट है, चाहे तो वह जिला समाज कल्याण अधिकारी पोस्ट है। ये सारी जितनी पोस्ट यहाँ पे आप लिखी हुई देख रहे हैं, यह ए और बी ग्रेड की जो राज्य स्तर की पोस्ट है वह है, जिनका जो चुनाव है वह किससे होता है? इस परीक्षा के माध्यम से होता है। और इस परीक्षा के लिए कौन लोग हैं जो एलिजिबल हैं, कौन इस परीक्षा को दे सकते हैं, यह बात का जो शुरुआत हम करें तो 21 वर्ष मिनिमम आयु होनी चाहिए। अधिकतम सामान्य की बात करें तो 40 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही आप इस परीक्षा को कब दे सकते हैं? जब आपकी उम्र एक तो 21 वर्ष मिनिमम हो ही, साथ में मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप स्नातक होने चाहिए। बीए बीएससी जो भी है स्नातक के स्तर पर होनी चाहिए। उसके साथ ही चाहे आपने इंजीनियरिंग की हो, बीए किया हो, एमए किया हो, उसके आगे फिर जो भी पढ़ाई की हो, अधिकतम की बात अलग है, लेकिन न्यूनतम स्नातक होनी चाहिए। तो उम्र और स्नातक दो बातें तय हो गई। और इस परीक्षा को चाहे वह भारत का कोई भी नागरिक हो, चाहे उत्तर प्रदेश का नहीं भी है, तो भी वह इस परीक्षा को दे सकता है, लेकिन वो भारत का नागरिक तो होना चाहिए। अब बात करें इस परीक्षा की, प्रारंभिक परीक्षा के प्रकृति और प्रक्रिया की। इसको समझने के लिए यह चीज हमें समझना जरूरी है कि यह परीक्षा 3 चरणों में होती है।
तीन चरण कौन कौन से हैं? पहले चरण की बात की जाए तो पहला चरण है, पूरी परीक्षा की मैं बात कर रहा हूं, ना सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा की, यूपीपीएससी की इस परीक्षा की जो अपर पीसीएस है, इस परीक्षा के 3 चरणों में सम्मिलित शुरू होती है। तो पहली प्रारंभिक हो गई। अब प्रारंभिक परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न होते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। उसके बाद होती है दूसरा चरण, कौन सा है? मुख्य परीक्षा है। मुख्य परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न होते हैं? लिखित। यह किस प्रकार की होती है? लिखित परीक्षा होती है। और उसके बाद जो तीसरा चरण होता है वह साक्षात्कार का होता है। इंटरव्यू की बात हो गई, आपकी पर्सनालिटी की बात हो गई। तो इन 3 चरणों में हम प्रारंभिक चरण की आज जब बात करने वाले हैं, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा की, तो उस परीक्षा में 2 पेपर होते हैं आपके। पहला पेपर कौन सा हो गया? सामान्य अध्ययन 1, और दूसरा पेपर हो गया सामान्य अध्ययन 2, GS 1 और GS 2। और इसी GS 2 को हम क्या कह देते हैं? CSAT। ठीक है। अब यह जो परीक्षा है यह किस प्रकार की है, इसकी प्रक्रिया को थोड़ी और समझे तो जो पहला पेपर है GS पेपर 1 का, उसमें 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसका जो पूर्णांक होता है वह 200 अंकों का होता है। और उसके लिए कितना समय मिलता है? 2 घंटे का समय मिलता है। 150 प्रश्न, 200 अंक और 2 घंटे का समय। अब बात करें GS पेपर 2 यानी कि CSAT की, तो इसमें 100 प्रश्न होते हैं और 200 अंकों का होता है, और इसके लिए भी 2 घंटे होते हैं। ये दोनों पेपर एक ही दिन, एक पाली में सुबह का एक पेपर और दूसरी पाली में दूसरा पेपर आयोजित कराया जाता है। अब बात यह है कि ये दोनों पेपर में आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? पहली बात तो दोनों ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण दोनों है क्योंकि हमें दोनों ही पेपर में नंबर लाने हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन दोनों में खास किस्म का अंतर है। अगर हम पहले पेपर की बात करें तो पहले पेपर से आपके जो मेंस के लिए, जब आपको मेंस का पेपर देना है, उसके लिए क्वालिफाई होने के लिए, आपको कट ऑफ में आने के लिए पेपर 1 के मार्क्स में ज्यादा ध्यान देना होगा। और जो पेपर 2 है यानी कि CSAT का पेपर है, इसमें आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि आपको कम से कम कितने प्रतिशत? 33% मार्क्स जो हैं इस पेपर 2 में आ जाएं। अब आपको लग रहा होगा कितना आसान है कि 100 में 33 प्रश्न आपको एक तरह से सही करने हैं, लेकिन आपको इस बात का याद रखना है कि चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, 1/3 की माइनस मार्किंग है। यानी कि आपके अगर एक प्रश्न के जैसे ये पेपर 1 की बात करें तो 150 प्रश्न है, 200 अंकों का है, तो एक प्रश्न के लिए अगर यहां पे 1.3 अंक निर्धारित है, और अगर आपने एक प्रश्न गलत कर दिया तो इसका 1/3 मतलब इसका 0.33 हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप एक प्रश्न सही करते हैं और 3 प्रश्न गलत करते हैं तो आपके ना कुछ अंक मिले, ना तो आपने कुछ अंक गवाए, आपके अंक हो गए 0। तो यहाँ पे पेपर चाहे 1 हो चाहे 2 हो, दोनों में आपको ध्यान रखना है। चाहे 1 में आपको कट ऑफ में आना हो तो उसके लिए भी आपको ध्यान रखना है कि आपको अटेम्प्ट सीमित मात्रा में करने हैं, और दूसरी बात जो पेपर 2 है उसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको क्वालिफाई होना है, 33% अंक लाने हैं। तो वह 33% अंक लाना भी उतना आसान नहीं रह गया। 2018 के बाद से जो CSAT का पेपर बन रहा है, जो प्रश्न बन रहे हैं, वह इस प्रकार से बन रहे हैं कि 33% अंक लाने के लिए भी ठीक ठाक मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कॉन्सेप्ट को उस पेपर के समझना पड़ता है, तब जाके आप क्वालिफाइड कर पाते हैं। अन्यथा ऐसा भी होता है कि पेपर 1 में अच्छे खासे नंबर आ गए और पेपर 2 में क्वालिफाइड ही नहीं हो पाए। तो यह तो बात रही कि पेपर किस प्रकार होगा, उसमें कितना नंबर आपको कम से कम आना चाहिए, चाहे पेपर 1 की बात हो चाहे पेपर 2 की बात हो। अब यहाँ पे कट ऑफ की बात आई, पेपर 1 से ही निर्धारित होता है कि आप मेंस का पेपर यानी कि अगले चरण में पहुंचने वाले हैं। तो कट ऑफ की बात की जाए तो सामान्यतः 90 प्रश्नों का मतलब माइनस मार्किंग को हटाने के बाद आपके सही प्रश्न जो बचते हैं, माइनस मार्किंग के नंबर काटने के बाद सही प्रश्नों से जो कट जाएंगे, उसके बाद सही जो बचते हैं तो 90 हों तो आपके लिए बेहतर रहेगा। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में कभी 83 भी गया है, कभी 87 भी गया है, और 2018 में 95 भी गया है। तो हम मान के चलते हैं कि अभी जो 2022 का कट ऑफ संभावित यह माना जा रहा है कि 90 के आसपास रहेगा, और 2018 में जो गया था हाईएस्ट 95 गया था। तो आप मान के चलिए कि 150 में से 90 से 95 क्वेश्चन
सही होने चाहिए। गलत होने के बाद जो नंबर कटेंगे उसके बाद बचे हुए सही प्रश्नों की संख्या 90 से 95 होने चाहिए। यह तो बात हो गई। तो अब चूंकि इस परीक्षा में काफी कंपटीशन है, 6-7 लाख लोगों द्वारा, बच्चों द्वारा फॉर्म भरा जाता है और कुछ ही पद होते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में 250 पद आए थे। अब उस 250 पदों के लिए लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं, तो जीत किसकी होगी, विजेता कौन होगा? किसी भी प्रतिस्पर्धा में विजेता वही होता है जो अपनी तैयारी को शुरू से शुरू करता है। शुरू से शुरू करने की बात यह हो गई कि बेसिक बातों का ध्यान रखते हुए, मतलब शुरुआत किस चीज से की जाए, किस तरीके से की जाए, इस बात का एक अलग महत्व होता है। आप किसी तैयारी को एक खास तरीके से शुरू नहीं करेंगे तो आप सही मुकाम तक शायद ना पहुंच पाए। तो तैयारी कैसी हो, कहां से शुरू हो, किस प्रकार चले और उसे अंतिम रूप कैसे दिया जाए, इस बात का विशेष महत्व है। तो अब हम चूंकि तैयारी के स्तर पे आ गए हैं, तो आपसे अगर मैं कहूं कि अगर आप अभी तक तैयारी करने के बारे में सोच रहे थे या आपके मन में था कि आप तैयारी अभी सोचे नहीं थे, लेकिन इंटरेस्ट था कि आप प्रशासन में आना चाहते हैं, लेकिन अभी तक आपने तैयारी की नहीं है, या तो शायद आप तैयारी करना शुरू कर चुके हैं और आगे भी बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में एक जिज्ञासा है कि सही तैयारी किस प्रकार की हो, किन बातों का ध्यान रखा जाए, उसलिए हम शुरू करते हैं रणनीति की बात को। तो पहले नंबर पे आपको क्या करना है? सबसे पहले नंबर पे आपको पाठ्यक्रम पढ़ना है। पाठ्यक्रम को हम पहले नंबर पर रखेंगे। जैसे ही हमने यह मन बनाया कि हमें यूपीपीएससी की परीक्षा देनी है और सबसे पहले हमें प्रीलिम्स का एग्जाम निकालना है, तो हमारा पूरा ध्यान क्या रहेगा? यूपीपीएससी प्रीलिम्स के पाठ्यक्रम में। हम उसको देखेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, और पाठ्यक्रम देखने के बाद दूसरे नंबर पे कौन सी चीज आती है? तो दूसरे नंबर पे आता है प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र वह भी कौन से प्रश्न पत्र जो पिछले वर्ष यूपीपीएससी द्वारा पूछे जा चुके हैं इस परीक्षा में। अब इस परीक्षा में आए हुए प्रश्नों से क्या पता चलेगा? एक तो आपने पाठ्यक्रम देखा और उसके बाद आपने प्रश्न पत्र देखा। इन दोनों में क्या संबंध बन रहा है कि मान लीजिए कि आपने भूगोल का एक कोई कॉन्सेप्ट देखा, भूगोल में आपने बादलों के बारे में आपने देखा कि प्रश्न हर साल आते हैं, बादल से क्वेश्चन हर बार आता है, या तो अर्थव्यवस्था में आप देख रहे हैं कि आरबीआई से क्वेश्चन हर बार आता है। पाठ्यक्रम में जो अर्थव्यवस्था का है उसमें आपने देखा कि किससे क्वेश्चन आ रहा है? आरबीआई से हर साल आ रहा है। तो आप क्या करेंगे? आरबीआई की तैयारी पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो कौन कौन से खंड हैं जिसपे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं? पहली बात तो हमें यह पता चलेगी दोनों का अध्ययन करने से कि किस खंड से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जब हमें इन दो बातों का पता चल जाएगा तब हमारे लिए आसान होगा कि हमें अपने पूरे सिलेबस को किस प्रकार से पढ़ना है और कितना पढ़ना है और कहां पढ़ने पर विशेष ध्यान देना है। ये तीन चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो अब जब हमें यह पता चल गया, हमने पाठ्यक्रम देख लिया, प्रश्न पत्र देख लिए और पढ़ाई हमने शुरू कर दी, तो पढ़ाई शुरू करने के क्रम में आपको क्या किस प्रकार से पढ़ना है? आपको पढ़ते वक्त ध्यान रखना है कि आप अवधारणात्मक तैयारी भी करेंगे, जानकारी भी रखेंगे, और तथ्यात्मक जानकारी भी रखेंगे। अब अवधारणात्मक जानकारी और तथ्यात्मक जानकारी से क्या मतलब है? तथ्यात्मक जानकारी मतलब यह कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां हैं, मनुष्य के शरीर में किस किस प्रकार के हार्मोन्स हैं, मनुष्य के शरीर में किस सबसे बड़ा जो अंग है वह कौन सा है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, जो सीधे सीधे फैक्ट है उसकी जानकारी तो आपको रखनी है, क्योंकि प्रश्नों को देखकर आपको पता चलेगा सीधे सीधे तथ्यों को पूछ लिया जाता है। मतलब कि जैसे अगर पूछ लिया जाए, इतिहास की बात करें कि कांग्रेस का कोई अधिवेशन है, तो जैसे कांग्रेस का पहला अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता किसने की, तो आपको सीधे सीधे पता चल गया, इस बात को आपको सीधे रट लेना है। लेकिन उसके साथ साथ अवधारणात्मक प्रश्न भी आ जाते हैं। जैसे आरबीआई के बारे में प्रश्न आ जाए कि रेपो रेट के बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ेगा मार्केट में, अर्थव्यवस्था में रेपो रेट को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ेगा, या तो किस वजह से रेपो रेट बढ़ाया जा सकता है,
इस प्रकार के फिर उससे जुड़े हुए जब ऑप्शन आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये दोनों आपस में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, बैंक रेट क्या होता है, वित्त बाजार क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, किस लिए वह काम में आती है, उसकी एक पूरी अवधारणा है। उस अवधारणा को जब समझ में आप समझ जाएंगे तो उससे जुड़े हुए जो तथ्य हैं वह आप अपने आप याद रख सकेंगे, उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात यहाँ पे रटने की आई है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, चूंकि यह सिलेबस ठीक ठाक आपको बड़ा मिलने वाला है, आपको देखकर ऐसे लगेगा इतनी सारी चीजें हम कैसे कवर करेंगे, हम कैसे याद रखेंगे लंबे समय तक। तो आपको यह बात बिल्कुल मैं बता दूं, हर चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि पढ़ने का आपका अपना एक तरीका हो तो उन्हें अपने आप वह याद रख सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपको अध्ययन करना है। किस प्रकार? मान लीजिए कि आप भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। अब भारत के भूगोल पढ़ने में आप नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, आप मैप ले लीजिए। अब आपने मैप ले लिया, मैप लेकर के आप भारत का भूगोल एक तरफ पढ़ रहे हैं किताब से, दूसरी तरफ आप मैप देख रहे हैं। आपने देखा नर्मदा नदी के बारे में, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, मैप में भी आपने वो चीज़ देख ली। उसके नीचे कौन सी नदी है, उसके ऊपर कौन सी नदी है, गंगा कहाँ से बहते हुए जा रही है, किन किन जिलों से जा रही है। आप जब मैप को देखेंगे किस किस राज्य से गुजर रही है, उसके आगे उसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, मैप में आप जिस प्रकार आप जब देखेंगे तो मैप की चीज़ें आपको बहुत सारे तथ्यों को याद करने के क्रम में उन्हें आसान बना देंगी। तो इस प्रकार का वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अध्ययन हो, हर विषय में हो, चाहे वो भूगोल की बात करें, चाहे हम अर्थव्यवस्था की बात करें, चाहे हम इन्वायरमेंट की बात करें, हमें इसका विशेष ध्यान रखना है। अब जबकि बात की थी कि तैयारी क्रम में सबसे पहले हमें सिलेबस देखना है, तो थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस चूंकि शुरुआती होगी रणनीति की, इसलिए सिलेबस को जानना जरूरी है। जैसे यूपीपीएससी प्रीलिम्स की बात करें तो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। अब आप देख रहे हैं करंट अफेयर की ये बात हो रही है और यहाँ पे क्या लिखा है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की। सिलेबस को समझना भी है हमें। अगर आपने सिलेबस को देख लिया, उसको समझ लिया, उसके साथ में पिछले साल के पेपर देख लिए, तो आपने अपनी तैयारी का एक बड़ा हिस्सा बहुत कम समय में पूरा कर चुके हैं। अब यहाँ पे लिखा है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, तो यहाँ पे सिर्फ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम नहीं रहेगी, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वे घटनाएं भी हैं जो अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं, जो पर्यावरण से संबंधित हैं, जो विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित हैं, एवं अन्य कोई भी टॉपिक है, अन्य कोई भी खंड है, कोई भी ऐसी जो प्रमुख खबर है जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की है, उसका मतलब यहाँ पे ये है, ना कि सिर्फ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से है। ठीक है। भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, क्या क्या चीजें हमें देखनी है वो सब है। भारत का भूगोल एवं विश्व का भूगोल, फिर क्या है, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, यहाँ पे संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, और क्या है पर्यावरण, पारिस्थितिकी, और क्या है सामान्य विज्ञान। आप देखेंगे लगभग वे सारे खंड हैं जो आप चाहे एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी करें, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करें, चाहे आप राज्य विशेष की तैयारी करें, लगभग ये वही चीजें हैं। लेकिन अंतर सिर्फ क्या हो जाता है, प्रश्नों की प्रकृति, परीक्षा की प्रकृति, प्रक्रिया एवं पाठ्यक्रम में किस स्तर पे हमें उसको पढ़ना है। ठीक है। अब इसी तरह से जो पेपर 2 है सीसेट का है, कॉम्प्रीहेंशन है, अंतर्वैयक्तिक क्षमता है, तार्किक विश्लेषण है, निर्णय क्षमता है, सामान्य बौद्धिक योग्यता है, और प्रारंभिक गणित हाई स्कूल तक की, मतलब 10वीं कक्षा के स्तर की अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित व सांख्यिकी। और अंग्रेजी भी कहाँ तक की आपको आनी चाहिए, सामान्य अंग्रेजी, वो भी हाई स्कूल स्तर की, और हिंदी भी सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर की। इसका मतलब आप जिस प्रकार से इसको आप देख रहे हैं, हाई स्कूल स्तर की बात हो रही है, और निर्णय क्षमता एक अधिकारी में, सिविल सर्वेंट में यह चीज होनी ही चाहिए, बौद्धिक योग्यता होनी चाहिए। आपको इस मामले में सिर्फ इस प्रश्न में 33% अंक लेकर आने हैं। अब मैंने आपसे कहा था सिलेबस के बाद हमें किस चीज पे ध्यान देना है, प्रश्न पर। तो एक उदाहरण के लिए मैंने प्रश्न उठाया, पिछले वर्ष यह यूपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा भी जा चुका है कि निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है। तो यह आपको कब पता चलेगा, जब आपने इस सिलेबस को देखा और इस प्रश्न को देखा,
तो आपको एक चीज पता चली कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में जब मैं भारत का इतिहास पढ़ूंगा, जैसे सिलेबस में लिखा है भारत का इतिहास, ठीक, फिर आपने प्रश्न देखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है किसने, तो आपको पता चलेगा आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ना होगा, उसके बाद आपको उसके अधिवेशन के बारे में पढ़ना होगा, प्रमुख अधिवेशन के बारे में जानना होगा और प्रमुख अधिवेशनों से जुड़े अध्यक्षों के बारे में भी जानना होगा, तभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। और इस प्रकार के और भी प्रश्न आ सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, अधिवेशन से, तो आगे अगर कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसका उत्तर दे पाएंगे। तो यही फायदा होगा पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र को देखने का। अब बात की जाए कि आपकी तैयारी में एक चीज महत्वपूर्ण हो जाती है ट्रेंड एनालिसिस की, मतलब कि पिछले वर्षों में आए गए किस खंड से, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, उनका अगर हमें ट्रेंड पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि हमें अपनी तैयारी के दौरान किस विषय में कितना महत्व उसको देना है और कितना समय उसको देना है। तो हमने आपके लिए 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 और 2016 पिछले 6 वर्षों का यूपीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर से हमने विषयवार ट्रेंड एनालिसिस तैयार किया है। जैसे कि इतिहास की बात करें तो 2021 में इतिहास में 18 प्रश्न आए, 20 में 24, 19 में 26, 18 में 22, 17 में 22 और 16 में 22। अब आप इसका वेटेज देखिए तो 20 से तो ऊपर हर बार रहा है, 22, 22, 22, 26, 24 और एक बार 18 में आ गया, 2021 में आ गया 18। लेकिन पिछला एनालिसिस, जब हम ट्रेंड एनालिसिस देखते हैं इसका, तो हमें पता चलता है कि इससे पूछे जाने वाले प्रश्न ये 18 तो मिनिमम ही है, मतलब कि 20 से 22, 24, 26 तक तो आराम से हो सकते हैं। इसका मतलब 150 प्रश्नों में से ठीक ठाक वेटेज इतिहास का है। उसी तरह से अगर भूगोल की बात करें तो भूगोल में 22 प्रश्न है 2021 में, 2020 में 21, 19 में 24, 18 में 24, 17 में 24, 16 में 24। तो आप देखिए 24, 24, 24, 24 लगातार, फिर 21, फिर 22। तो हम मान के चल सकते हैं कि 22 से 24 सेम यही परिस्थिति किसमें हो गई, भूगोल में हो गई, 22 से 24 की, और ऊपर कितनी थी 20 से 26 की। अब राज्य व्यवस्था में देखिए क्या है, 2021 में 25, 2020 में 23, 19 में 19, 18 में 19, 17 में 19 और 16 में 23। तो मिनिमम यहाँ पे कितना गया, 19 गया, और अधिकतम 23 भी जा रहा है, 25 भी जा रहा है। तो आप मान के चलिए 19 से 25 के बीच, मतलब 20 से 25 के बीच में तो लगभग यह आराम से रहेगा। आप देखिए 20 से 26, 22 से 24, 20 से 25, यहाँ पे आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी, ये दिख रहा होगा कि जितने भी खंड हैं, आप चाहे नीचे विज्ञान की बात कर लें, 22, 12, 23, 16, 26, 29, यहां पर भी क्या परिस्थिति बन रही है कि 20 से ऊपर आने की पूरी संभावना है। 20 से 29 फिर भी हम मान लेते हैं, 25 तक तो आराम से आएगा, मतलब 25 तक की संभावना यहां से भी बन रही है। अर्थव्यवस्था की बात करें 13, 19, 18, 9, 16, 16, 9 तक गया है, इकाई में संख्या आई है, लेकिन ज्यादातर कितना दहाई में ही रहा है, 19 के आसपास तो रहा है, और यहाँ 13 भी गया है, फिर भी हम 18, 19 मान लेते हैं। अब पर्यावरण की बात करें 10, 19, 22, 26, 16, 10, इसकी भी परिस्थिति आप देखें तो वेटेज ठीक ठाक मिला है, दहाई मतलब 20 से ऊपर जा ही रहा है। उसके साथ साथ जनसंख्या में भी क्वेश्चन आए हैं, पिछले साल 8 क्वेश्चन आ गए थे, कभी 3 आए हैं, उसके पहले भी 8 आए थे, फिर 3, फिर 4, मतलब 8 के आसपास अभी भी आ सकते हैं। करंट अफेयर की बात करें पिछले साल 27 आ गए थे, उसके पहले 21, 18, 21, 21, 17, पिछले साल 27 आए थे, उसके पहले 21, फिर 18, फिर 21। तो इस बार मान ले 25 से कम तो आने से रहा, कम से कम 25 करंट अफेयर के क्वेश्चन तो जरूर आएंगे। उत्तर प्रदेश राज्य विशेष की बात करें तो 5, 8, 0, 5, 3, 5, 5 तो कम से कम आ ही रहा है, 8 दिख गया है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि 10 तक तो पूछ ही सकता है, और 10 से ज्यादा भी हो सकता है, किसी वर्ष का पैटर्न अब क्या हो जाए, कैसे कुछ बदल दे। अगर वर्ष 2022 के प्रीलिम्स पेपर में आए प्रश्नों का वेटेज देखें तो भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 16 प्रश्न आए हैं, भूगोल से 15 प्रश्न आए हैं, पर्यावरण से 25 प्रश्न आए हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से 13 प्रश्न आए हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था से 19 प्रश्न आए हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था से 4 प्रश्न आए हैं,
उत्तर प्रदेश राज्य विशेष से 8 प्रश्न आए हैं और करंट अफेयर से 23 प्रश्न आए हैं। विविध यानी कि मिसलेनियस से 22 प्रश्न आए हैं और सरकारी योजनाओं से 5 प्रश्न आए हैं। तो हमें जो ट्रेंड एनालिसिस से समझ में आता है वह यह समझ में आता है कि प्रश्नों का जो वेटेज हर खंड में रखा गया है वह इतने संतुलित तरीके से रखा गया है कि आप कह ही नहीं सकते कि मैं इतिहास पे ज्यादा फोकस कर लेता हूं, बाकी भूगोल को छोड़ देता हूं तो काम चल जाएगा। आपको हर खंड को पढ़ना पड़ेगा, समान वेटेज देना पड़ेगा। हर खंड का इस यूपीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा में एक बराबर महत्व है, आपको सबको बराबर वेटेज देना पड़ेगा। तो यह ट्रेंड एनालिसिस है। हर परीक्षा में यह एनालिसिस, जो इसका एनालिसिस का एक रिजल्ट आता है वो अलग आता है। बिहार के मामले में कुछ अलग किस्म का एनालिसिस रहता है, जिसमें पता चलता है कि इतिहास का और विज्ञान और करंट अफेयर, ये 3 सेक्शन ऐसे होते हैं जिससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश में आते हैं तो यही चीज़ काफ़ी बदली हुई दिखती है कि हर सेक्शन से वेटेज लगभग बराबर हो गया है। तो हमें अपनी तैयारी की रणनीति भी अब उसी हिसाब से बदलनी होगी। अगर कोई बिहार की तैयारी प्रीलिम्स की कर रहा है तो उसकी रणनीति अलग हो जाएगी, और उत्तर प्रदेश की कर रहा है तो रणनीति अलग हो जाएगी। यही बात अगर हम मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात करें तो उसका एक अपना अलग ट्रेंड है, उसके अपना एनालिसिस होगा तो अलग कुछ रिजल्ट मिलेगा, उससे हमें तैयारी का अंदाजा लगेगा कैसा होना चाहिए। अब बात आती है कि दृष्टि टीम, जिसको आप हमेशा कहते हैं टीम दृष्टि। टीम दृष्टि आपकी इस तैयारी में आपकी मदद किस प्रकार से कर सकती है, आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए आप टीम दृष्टि से किस प्रकार सहायता प्राप्त कर सकते हैं और हम आपके किस हिसाब से आपकी सहायता कर सकते हैं, तो उसकी हम बात करें तो यूपीपीएससी सीरीज की पुस्तकें हैं। किस प्रकार की कुछ पुस्तकें हैं? इस सीरीज का नाम ही है उत्तर प्रदेश बुक सीरीज, या इसको इस प्रकार से भी कहा गया है यूपीपीएससी बुक सीरीज। इसमें 8 किताबें हैं। एक है इतिहास की, एक है भूगोल की, एक है राज्य व्यवस्था की, एक है अर्थव्यवस्था की, एक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की, एक है भारतीय समाज गवर्नेंस सामाजिक न्याय की, एक है सामान्य हिंदी की, और एक है सामान्य अंग्रेजी एवं अभिरुचि परीक्षा, यानी कि जो सीसेट से संबंधित टॉपिक हैं वह इसमें है। ये 8 किताबें आपकी प्रीलिम्स के सिलेबस को पूरी तरह से कवर करती ही हैं, साथ में इनके अंदर मेंस का सिलेबस भी समाहित है, और ये इस तरह से डिजाइन की गई हैं कि उसमें हर चैप्टर के बाद में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वह पर्याप्त मात्रा में, चाहे वो पिछले वर्ष के प्रश्न हो चाहे संभावित प्रश्न हो, इसमें हर चैप्टर के बाद में आपको मिल जाएंगे। ना सिर्फ प्रीलिम्स के लिए मिलेंगे, मेंस के लिए भी मिल जाएंगे। अब करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर के लिए एक डेडिकेटेड मैगजीन है, राज्य विशेष की मैगजीन है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स। इस मैगजीन को अगर आप हर महीने फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आपकी तैयारी में यह बहुत ही सहायक होगी। जो मैंने ट्रेंड एनालिसिस में आपको बताया था, प्रश्नों की संख्या 25 के आसपास करंट की हो सकती है, तो वो 25 प्रश्न आपको, अगर आप हर महीने की मैगजीन को आप फॉलो करते हैं तो बिल्कुल आपको यहां से मिल सकते हैं। साथ ही दृष्टि आईएएस के साथ अब दृष्टि पीसीएस का एक यूट्यूब चैनल भी है। इस दृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल में राज्य विशेष करंट अफेयर को प्रतिदिन अपडेट किया जाता है, लेटेस्ट करंट अफेयर आता है। राज्य विशेष परीक्षाओं के लिए खास किस्म के कुछ प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जैसे कि एक प्रोग्राम है डेली पीसीएस जीके चलाया जाता है। उसके साथ ही जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनका डिस्कशन हो, चाहे सिलेबस हो उसका डिटेल में डिस्कशन हो, चाहे रिवीजन के लिए, अभी हाल ही में रिवीजन के लिए जब हमने परीक्षा के जस्ट पहले हमने करंट अफेयर क्विक रिवीजन सीरीज शुरू की थी, जो कि बिहार, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश तथा आने वाले और परीक्षाओं के लिए यह सीरीज समय समय पर आती रहेगी। तो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यह दृष्टि का पीसीएस को लेकर एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है। उसके साथ ही दृष्टि का एक वेबसाइट भी है, आपको पता है दृष्टिis.com। दृष्टिis.com में एक खंड है स्टेट पीसीएस का। वहां पर जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको किस राज्य के लिए आपको अपनी तैयारी या करंट अफेयर के लिए डेली अपडेट होना है, अपने आप को अपडेट रखना है, तो उसमें उत्तर प्रदेश को आप सेलेक्ट करेंगे। फिर वहां पे पैटर्न, संग्रह, रणनीति, एफएक्यू, पाठ्यक्रम, राज्य विशिष्ट जानकारी के साथ साथ रोज का करंट अफेयर डेली अपडेट आपको मिलेगा। तो जहां एक तरफ आप यूट्यूब चैनल में और वेबसाइट के माध्यम से डेली अपने आप को अपडेट रख सकेंगे, वहीं मंथली मैगजीन के माध्यम से आप अपने उस अपडेशन को एक धार दे सकेंगे, एक रिवीजन दे सकेंगे और एक उसका संग्रह भी
प्राप्त कर सकेंगे, जो कि इससे कुछ अलग किस्म का भी होगा, जो आपके नोट्स का काम भी करेगा। अब बात की जाए वेबसाइट की, यहाँ पे मैंने आपको बताया था पीसीएस का ये सेक्शन है जहां से आप यहाँ पर सीधे पहुंच जाएंगे। जैसे कि 5 जून की एक खबर है कि राष्ट्रपति ने मगहर में संत कबीर अकादमी तथा अनुसंधान केंद्र एवं स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन किया है। अब इस खबर के बारे में डिटेल से जानकारी आपको मिल जाएगी। वेबसाइट के बारे में आपको बताया ही था। अब बात आती है तैयारी का अंतिम चरण। किस तैयारी का? पीसीएस के प्रीलिम्स का अंतिम चरण तैयारी का। जब आपकी तैयारी के बाद परीक्षा के लिए 15 से 20 दिन का समय रह जाए, तो यह वो समय है जब आप पूरी तरह से तैयारी को अंतिम रूप दे रहे होंगे, यानी कि रिवीजन कर रहे होंगे। जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तो रिवीजन करने की एक प्रमुख शर्त यह होती है कि उस दौरान आप कुछ भी नया ना पढ़ रहे हो। मतलब कि जितना कुछ आपने साल भर पढ़ा है, अगर मान लीजिए कि आज से आप यह तैयारी शुरू करते हैं और अगले साल 1 साल बाद प्रीलिम्स का पेपर होना है या उसके बाद मेंस का पेपर होना है, तो आप डेली 4 से 5 घंटे पढ़ रहे हैं, डेली 1 घंटे करंट अफेयर को दे रहे हैं। उसके बाद जब आखिरी के 15-20 दिन आपको रिवीजन करना होगा, तो आपने जितना पढ़ा है डेली उसको सिर्फ रिवाइज कीजिए। साथ ही परीक्षा के 2 से 3 दिन पहले आपको बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाना है। आपको कुछ भी नया नहीं देखना है। आपको रिवीजन के क्रम में भी कुछ नया नहीं देखना है। आपको रिवीजन सिर्फ उसी चीजों का करना है जिसको आपने पढ़ा है। उसके बाद परीक्षा के टाइम पे जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, चूंकि इस परीक्षा में माइनस मार्किंग भी है। मैंने आपसे बताया था 1/3 की माइनस मार्किंग है। तो आपको क्या करना है, चाहे पेपर 1 की बात कर लें, 150 प्रश्नों को करना है 2 घंटे में। समय कम है और प्रश्न ज्यादा है। तो पहला आपको ध्यान रखना है कि सारे प्रश्न को अटेम्प्ट करने की, सारे प्रश्नों के उत्तर को टिक करने के लिए अनावश्यक अपने आप को दबाव नहीं डालना है, क्योंकि सारे प्रश्नों को हल करने की जरूरत नहीं है, सबके उत्तर आपको नहीं आएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जिनके उत्तर आते हैं आप उस पर टिक कीजिए, उसको गोला लगाइए OMR में। उसके बाद जब आपको समय रहता है, जिन पे आपको डाउट है तो उस पर बढ़िए। जैसे ही आपने जिनका उत्तर आपको आता था और आप एक क्रम से उनका उत्तर लगाते गए, ना कि आप किसी एक प्रश्न पर रुक कर उसके बारे में सोच रहे हैं, जब आप ये तरीका अपनाएंगे कि उत्तर जिसका आता है उस पर टिक कर लें और आगे बढ़ जाएं, तो आप जो बाकी विद्यार्थी हैं उनसे, उनके तुलना में आपको किस प्रकार की बढ़त मिलेगी? आपको वो बढ़त मिलेगी मनोवैज्ञानिक। इस मनोवैज्ञानिक बढ़त का फायदा यह होगा कि उसके बाद जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हल करते वक्त आपको एक पॉजिटिविटी फील होगी, जिसके क्रम में, जिसकी वजह से आप नर्वस नहीं होंगे। और जब आप नर्वस नहीं होते हैं तो आपके उत्तर सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सेम यही चीज आपको पेपर 2 के लिए याद रखनी है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, भले 33% अंक ही उसमें प्राप्त करने हो। यहां पे मैं बात कर रहा हूं अनारक्षित वर्ग की, उसके लिए 33% की। तो अब बात है कि आपको पेपर 2 में 33% अंक चाहिए, लेकिन पेपर टफ है, उसकी भी पर्याप्त प्रैक्टिस करनी होगी, उसके लिए भी आपको क्लासेस लेनी होगी, उसके लिए भी। अब चूंकि आप इतनी तैयारी कर रहे होंगे, आपको इसमें भी वही चीज मैंने बताया क्या करना है कि पहले जिन प्रश्नों का उत्तर आता है उसको हल करिए, मनोवैज्ञानिक थोड़ी बढ़त बनाइए अपने पास, और उसके बाद बचे हुए प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए। अब यहां पे चूंकि आपने तैयारी की, साल भर तैयारी करते हैं, आपने जो मैंने प्लेटफॉर्म बताए थे, जरूरत पड़ने पर आप उनकी सहायता भी लेंगे। और उसके बाद एक समय आएगा जब आपको लगेगा कि आप परीक्षा के थोड़ा पहले अपनी तैयारी को जांच लें, परख लें कि आपकी तैयारी ठीक ठाक हुई है कि नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको किसी अच्छी टेस्ट सीरीज को, इस परीक्षा से जुड़ी हुई कोई बढ़िया सी टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है। वह टेस्ट सीरीज आप दृष्टि संस्थान की भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो इस प्रकार से जब आप तैयारी करेंगे, एक रणनीति बनाएंगे, उस रणनीति के साथ पाठ्यक्रम को देखेंगे, पिछले प्रश्न पत्रों को देखेंगे, पढ़ने का अपना डेली रूटीन बनाएंगे, एक टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ेंगे, खुद को अपडेट रखेंगे। उसके लिए चाहे आप यूट्यूब चैनल विजिट करें, चाहे आप दृष्टि IAS की वेबसाइट विजिट करें, और उसके बाद आप मंथली मैगजीन पढ़ें। उसके बाद तैयारी के अंतिम रूप में आप, अंतिम समय में आप अपनी जहाँ परीक्षा को, अपनी पढ़ाई की तैयारी को परखने के लिए चाहे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें,
और चाहे फिर उसके बाद आराम से टेंशन फ्री होकर पेपर दें। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह प्रक्रिया बहुत ही लंबी है। जब प्रक्रिया बहुत लंबी होती है तो इस बात की एक संभावना या आशंका बनी रहती है कि निगेटिविटी आप पे हावी हो सकती है। और इस लंबी प्रक्रिया में जब आपके ऊपर निगेटिविटी हावी होगी तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस दुनिया में अलभ्य कुछ भी नहीं है। जब आप एक सटीक रणनीति के साथ तैयारी करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो मंजिल आपसे ज़्यादा दूर नहीं रह सकती है। आप ज़रूर मंजिल के पास पहुंचेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।